होती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी आमिर हक। आमिर, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट जो कि पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था उसका उद्घाटन करेंगे। 8603 करोड़ रुपए की लागत से इस फर्टिलाइजर प्लांट को रिवाइव किया गया है। यानी पिछले 30 सालों से बंद इस फर्टिलाइजर प्लांट को, जिसके बारे में 2013-14 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था, 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज उसको इस फर्टिलाइजर प्लांट को खोल दिया जाएगा। इसके बाद से काम शुरू हो जाएगा और बड़े स्तर पर जो यहाँ किसानों की समस्या थी यूरिया और फर्टिलाइजर को लेकर, न केवल पूर्वांचल की बल्कि बिहार के बहुत से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर किसानों की ये समस्या इससे हल हो जाएगी। साथ ही साथ लगभग 1011 करोड़ की लागत से बना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। और साथ ही में एक हाईटेक लैब जिसको कि ICMR के तत्वावधान में शुरू किया जा रहा है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, जिससे यहाँ पर मेडिकल रिसर्च में नई संभावनाएं खुलेंगी, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। दोपहर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये तीनों उद्घाटन एक के बाद एक होंगे। आमिर, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वहां की परिस्थितियों को देख रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल के हालात कैसे हैं? क्योंकि प्रचार तो जोर शोर से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, बीजेपी की तरफ से हो रहा है, लेकिन विपक्षियों का क्या हाल है? देखिए, पूर्वांचल की अगर आप बात करेंगे तो चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और इनके शीर्ष नेतृत्व का सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वांचल की ओर है। और आप को याद होगा कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, यहां पर आए थे करीब 3 हफ्ते पहले। सबसे पहले शुरुआत बनारस से की गई थी, उसके बाद गोरखपुर और दूसरे जिलों में, आजमगढ़ में भी मुख्यमंत्री जा रहे थे। और ये मुख्यमंत्री का एक तरह से गृह जनपद है। यही वो जगह है जहां से लगातार चुनाव लड़े और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज प्रधानमंत्री जिस रूप में आ रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं इन तमाम 9600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का, उसको देखकर ये बिल्कुल साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि ये एक तरह से कैंपेन की सीधे तौर पर शुरुआत है प्रधानमंत्री की ओर से और शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसकी तरफ से 2022 के आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर और पूर्वांचल की पूरी जोर आजमाइश का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गरजेंगे, कई सौगात यहां पर देंगे 9600 करोड़ की। तो ऐसे में विपक्ष भी सोच रहा होगा कि अब क्या रणनीति बनाई जाए, क्या तैयारी की जाए और कैसे ये जो कहा जाता है किलाबंदी है, इस किलेबंदी को यहां तोड़ा जाए। हमारे साथ बने हुए हैं आमिर, आपके पास और भी बड़ी खबर है आज के लिए जो पूरे दिन हलचल में रहेगी, चर्चा में रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए, मेरठ में आज कंबाइंड रैली हो रही है, साझा रैली हो रही है जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज 7 तारीख की ये रैली, लगभग 10 दिन पहले इसका ऐलान किया गया था और पिछले लगभग डेढ़ महीने से लगातार वार्ता का दौर चल रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच। ये जरूर कहा गया कि 36 सीटों पर सहमति बनी है, जिसमें से 30 सीटें सीधे तौर पर आरएलडी को दी जाएंगी, बाकी की 6 सीटों पर आरएलडी के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक सीटों को लेकर ऐलान नहीं हुआ है दोनों पार्टियों की ओर से, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा एक तो बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री कैसी रहती है इन दोनों नेताओं की। क्योंकि आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बेहद खास है इन सभी पार्टियों के लिए। और खास तौर से जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था पिछले साल भर से, इसलिए चुनावों से ऐन पहले इस क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने 7-8 जिले हैं वहां पर चुनावी बयार किस तरफ की बहेगी, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये बड़ा अहम होगा सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो ऐसे में आज जिस रूप में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साझा रैली कर रहे हैं, ये देखना होगा कि वहां पर कितनी भीड़ जुटा पाते हैं और क्या दोनों नेता साथ मिलकर कोई बड़ा ऐलान करते हैं जहां तक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट की बात है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि जाटलैंड में
किसका प्रभुत्व बना रहता है। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। रंजीता, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर है? हिमांशु, देखिए, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर कोशिश की जा रही है कि बिना गतिरोध किए हुए सुचारू रूप से दोनों ही सदन चले। लेकिन राज्यसभा में 12 जो सांसद हैं उनके निलंबन के बाद विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बना रही है और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि 12 निलंबित सांसदों का निलंबन जल्द वापस ले लिया जाए। यही कारण है कि आज राहुल गांधी और एनसीपी के जो सांसद हैं उनके बीच, संजय राउत और राहुल गांधी के बीच मुलाकात की खबरें निकल कर आ रही है। दोनों की मुलाकात होनी है। हालांकि समय को लेकर अभी पुख्ता जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है कि आखिर कितने बजे उनकी मुलाकात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ में राहुल गांधी के आवास पर संजय राउत पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा पार्लियामेंट में जो स्ट्रेटेजी है, विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा रही है। इसके अलावा एनसीपी की महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार है, एक साझा गठबंधन के साथ वो सरकार चला रहे हैं। राज्य की पॉलिटिक्स को लेकर भी चर्चा है, लेकिन सबसे अहम इस बैठक को लेकर ये हो जाता है कि एक तरफ ममता बनर्जी की मुलाकात शरद पवार से होती है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से, और दूसरी तरफ राहुल गांधी से संजय राउत मिलते हैं। तो इन मुलाकात के क्या मायने निकल कर आते हैं, आज की बैठक में ये तमाम चीजें जो है वो पता चल पाएगी। बिल्कुल, सबकी नजर तो इस पर होगी ही। पुलकित नागर भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। पुलकित, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के पंजाब दौरे पर हैं और वहां पर वो सबसे पहले वुमेन गारंटी रजिस्ट्रेशन लॉन्च करेंगे। आपको याद होगा कि 1000 रुपये देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो वो हर एक महिला को 1000 रुपये देंगे। उसी का रजिस्ट्रेशन लॉन्च करेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति सम्मान सभा में शामिल होंगे, जहां वो कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो पंजाब की राजनीति में लगातार अरविंद केजरीवाल और सिद्धू के बीच भी टकराव पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है। सिद्धू दिल्ली में जाकर गेस्ट टीचर्स के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, अरविंद केजरीवाल को निशाना बना लेने की कोशिश करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इन तमाम चीज़ों को लेकर ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, चाहे वो चन्नी हो चाहे वो सिद्धू हो, उन दोनों को। पंजाब की राजनीति को हम अगर समझें तो रेत से लेकर स्कूल तक का तमाम मुद्दे लगातार पंजाब में गरमाए हुए हैं और महिलाओं को पैसे देने का जो मुद्दा था उस पर भी विपक्ष ने बहुत कटाक्ष अरविंद केजरीवाल का करने की कोशिश की, लेकिन लगातार उनके दौरे और पंजाब को लेकर उनकी घोषणाएं चर्चाओं में पंजाब में बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ कही जा सकती है। लेकिन पंजाब में हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त से काफ़ी कुछ ठीक नहीं चला है कांग्रेस के लिए। तो क्या वो एकजुटता नजर आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर पूरी जोर आजमाइश कर रही है, बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या वो फैक्टर हो सकता है जो उससे इन परिस्थितियों से उबार सके? देखिए, अगर हम पंजाब को देखें तो लगातार पंजाब में चन्नी और सिद्धू के बीच के टकराव की भी खबरें आ रही हैं। कुछ विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे कि सिद्धू को सीएम बनाया जाए, सिद्धू चेहरा हो, लेकिन चन्नी के समर्थक भी उनके कामों की तारीफ, जितने भी उन्हें दिन मिले उनके वादों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टकराव की स्थिति पंजाब कांग्रेस के अंदर लगातार सामने आ रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसका भी फायदा चुनावों में लेना चाहती है। यही इसीलिए चन्नी और सिद्धू से लगातार जो ट्विटर वॉर हो रहा है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दोनों को डिवाइड करते हुए। तो कोशिश यही है कि बीच में जो टकराव की स्थिति बनी है कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में, उसका फायदा चुनावों के वक्त उठाया जाए। और इसका फायदा अभी तक अगर हम देखें पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे होते हुए नजर भी आ रहा है, क्योंकि सिद्धू को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जब उन्होंने उस जिम्मेदारी से को निभाने से मना कर दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो एक नेगेटिव गया उनके खिलाफ कि आप किसी को जिम्मेदारी हर जगह हमने यही सुना था कि चुनावों के वक्त सामने वाले दलों से टकराव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने ही बीच में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अमित गौतम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमित, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन है।
क्योंकि आज खत्म होता दिख नहीं रहा है किसान आंदोलन। आज इसी पर सिंघू बॉर्डर पर बैठक है और उसके बाद वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर खाली सड़क को लेकर भी सुनवाई है। जिस तरह के किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन पहले बैठक हुई थी 4 तारीख को। उसके बाद उन्होंने एमएसपी पर समिति बनाने के लिए 5 किसानों के नाम भी दे दिए थे सरकार से वार्ता करने के, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसे में ये आंदोलन उनका जारी रहेगा। उनकी कुछ मांगें थी, जिस तरीके से उनका एमएसपी पर गारंटी हो और जिस तरीके किसानों को जो मुकदमे थे तो उनको वापस लिए जाए। तो इस तरीके सारी मांगों को देखकर जो समिति बनाई गई थी एमएसपी पर, तो उस पर भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो किसान कह रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि आज सिंघू बॉर्डर पर दोबारा बैठक है, मीटिंग है और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से इस तरह आंदोलन को जारी रखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ बताइए, आज खाली सड़क को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उसके बाद सरकार और किसानों में की छोटी सी 2.5 फुट रोड खाली करती, लेकिन रोड तभी भी जाम थी। लेकिन आज दोबारा सुनवाई, तो ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या इस वक्त खाली, जब सुप्रीम कोर्ट अगर खाली सड़क के लिए आदेश दे देता है, क्योंकि किसान आंदोलन, जिस चीज के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, जिसकी वजह से रोड जाम की थी, वो कृषि कानून वापस सरकार ने ले लिया है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर देता तो क्या किसान यहां से आंदोलन खत्म करके जाएंगे या नहीं? मेरे साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं, किसान लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई और वो अगर खाली सड़क को कह देता है, क्योंकि जिस वजह से आप आए थे कृषि कानून की वजह से वो वापस हो गया, तो अब आप आंदोलन खत्म करेंगे? देखिए, किसान यहाँ पर पिछले 1 साल से यहाँ पर बैठा हुआ है और पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, पूरी बरसात और कई मुश्किलातें झेली हैं यहाँ पर, और अपने सांसों से भी ज़्यादा किसानों की जो है को खो चुका है। तो अगर सरकार जो है किसानों की जो डिमांड है, जो मांगे हैं, अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो किसान को यहाँ बैठने का शौक नहीं है। रोड पे, ओपन एयर पे इतनी मुश्किलात के बाद भी किसान यहाँ पर बैठा है तो उसको शौक नहीं, वो घर जाना चाहता है। किसान की तो यही डिमांड है कि जो उनकी जो डिमांडें हैं वो सरकार पूरी कर दे। ठीक है, समिति आज बन रही है एमएसपी को लेकर, जिस तरह आज बैठक है सिंघू बॉर्डर पर, अगर समिति पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आप आंदोलन खत्म कर देंगे? देखिए, सरकार ने जो नाम मांगे थे कमेटी के कि 5 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए, संयुक्त मोर्चा ने जो है 5 सदस्यीय नाम भेज दिए हैं। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार बुलाती है, कब उनसे बातचीत करती है, कब उनकी मांगों पे ये करती है। तो किसान भी चाहता है कि अब घर जाएं, किसान चाहता है घर जाए, लेकिन फिलहाल अभी बैठकें ऐसी हो रही हैं कि कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। रविकांत राय हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं। रविकांत, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है? देखिए हिमांशु, आज 2 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। गोरखपुर रवाना होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जो कि अंबेडकर भवन में होगी, और प्राइम मिनिस्टर इस संसदीय दल की बैठक को एड्रेस करने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा की जो कार्रवाई है बहुत स्मूथ तरीके से चल रही है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। बाकी के जो बचे हुए दिन हैं संसद भवन में, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से सरकार चलाए और आगे की पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक को एड्रेस करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि नागालैंड को लेकर जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर है और सरकार को दोनों सदनों में स्टेटमेंट देना पड़ा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस की चूक हुई और हमें जो आकलन करना था सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो गलती हुई जिसमें सिविलियंस की जान गई है। इस बात को लेकर जो मुआवजे का ऐलान हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पर जो गतिरोध बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, उसको किस तरीके से सेटल किया जाए। वहां पर जो नेडा के चेयरमैन है उनको दिल्ली तलब किया गया है और उनकी जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात में पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में किस तरीके से पीस को डेवलप किया जाए। एक के बाद एक जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं वो इस तरीके की घटनाएं ना हो, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस बात को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है दिल्ली में। बिल्कुल रविकांत, और ये एक अहम बैठक होने जा रही है। हर्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ में। हर्षा, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर?
देखिए, राजधानी के लिहाज से अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो ओमाइक्रॉन को लेकर की बड़ी खबर है। जो एक तंजानिया का मरीज जो पॉजिटिव आया था, जो एलएनजेपी में, उसके टच में जितने प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया गया था। आज जो बचे हुए जो 18 रिपोर्ट्स और हैं उनके आज जीनोम सीक्वेंसिंग की सैंपल्स आएंगे, यानी कि जो मरीज 3 और 4 तारीख को एलएनजेपी पहुंचे उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स आएंगे कि उनमें ओमाइक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं। ये एलएनजेपी से बहुत बड़ी खबर निकली कि अगर कोई भी पॉजिटिव मामला आता है तो, लेकिन फिलहाल इसकी जो पुष्टि है वो 3 से 4 बजे के बाद हो पाएगी जब जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल सामने आ जाएंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन ओमाइक्रॉन के जो मामले 21 से बढ़ के 23 पूरे देश में हो गए हैं, लिहाजा क्राउड मॉनिटरिंग की बात की जाए तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जब एयरपोर्ट गए थे, जब एयरपोर्ट उन्होंने स्थिति को रिव्यू किया था कि आरटीपीसीआर की स्थिति कैसी है। 35 आरटीपीसीआर के काउंटर थे, ओवर क्राउडेड था पूरी तरह से दिल्ली टर्मिनल 3। उसके बाद संज्ञान लिया गया, जो आरटीपीसीआर काउंटर है वो 35 से बढ़ाकर के अब 120 कर दिए गए हैं, यानी कि अब पूरे दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो, क्राउड ज्यादा कैटर ना हो एक जगह और ज्यादा स्थिति खराब ना हो। लंबी लंबी जो लाइंस लग रही थी उसको लेकर के अब 120 आरटीपीसीआर की मशीन से, लिहाजा आरटीपीसीआर टेस्ट अब बहुत आसानी से हो सकता है T3 पे। उसके बाद जो सैंपल्स है उनको सीधा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जो एट रिस्क और नॉन रिस्क वाली कंट्रीज हैं उनको जो सेग्रीगेट किया गया है, जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनके सैंपल्स को भेजा जाएगा। और आज जो रिपोर्ट आनी है उस पर सबकी नजर है, क्योंकि अगर दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो ये चिंताजनक बात होगी। तब एहतियात बहुत ज्यादा बरतना पड़ेगा, सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल देश में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमाइक्रॉन है और इसके मल्टीपल म्यूटेशंस की वजह से ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी है वो भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उसकी पुष्टि और उसकी स्टडीज में ऐसी कोई रिपोर्ट फिलहाल WHO द्वारा नहीं बताई गई है। लेकिन लोग अभी जितने एक्सपर्ट्स हैं बता रहे हैं कि खतरे की बात है, इसीलिए सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। और इंतजार आज सबका एलएनजेपी की जो रिपोर्ट आने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग की उस पर रहने वाली है। और हर्षा, ये कहा भी गया है कि वैक्सीन के साथ साथ सावधानी और सतर्कता ही है जो आपको इस वेरिएंट से बचा सकती है। साकेत कुमार जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन इसकी सच्चाई सामने आई है, जिस तरह से अरवल जिले में, बिहार के अरवल जिले में एक मामला सामने आया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जो फिल्म कलाकार है उनके नाम पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। और जो डाटा एंट्री की गई है पोर्टल पर उसमें इन तमाम नामों को दिया गया है, जिसमें कई बड़े राजनेता हैं, सोनिया गांधी से लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह तक का नाम उसमें अंकित कर दिया गया है। कई फिल्मी सितारों के नाम अंकित कर दिए गए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या जो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसके पीछे यही वजह है कि फर्जीवाड़े तरीके से नाम को अपलोड करके एक पूरा आंकड़ा दिखा दिया गया कि इतने लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया। ये बड़ा सवाल है। इस पर हालांकि जब ये बात सामने आई है उसके बाद जो संबंधित जो लोग हैं, जो कर्मी है, उन पर कार्रवाई की गई है। जो वहां के डीएम है उन्होंने कल ही ये बात कही थी कि इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और माना जा रहा है कि कई बड़ी कार्रवाई आज भी इस पर हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है लगातार। क्योंकि कल देर शाम जो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और सरकार को घेरा। इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी देखना होगा। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कह सकते हैं घपला है, जिस तरह से वैक्सीनेशन के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन हकीकत क्या है ये स्पष्ट हो रहा है। ये सब जो खबरें सामने आ रही हैं उससे। हर्षा हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, आपके पास और बड़ी खबर आज के लिए? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर अन्य राज्यों की भी बात करें, हर जगह रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो चल रही है। मैं बताना चाहूंगी कि कल रेसिडेंट डॉक्टर से मुलाकात करने आरएमएल में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया खुद पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात जरूर कही हमसे बातचीत में कि पॉजिटिव मीटिंग रही, हमने आश्वासन दिया है। लेकिन रेसिडेंट डॉक्टर्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे मंत्री से मुलाकात करने के बाद। उनकी स्ट्राइक आज भी कंटिन्यू है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जितने भी अस्पताल है, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे लेडी हार्डिंग हो, चाहे आरएमएल हो, चाहे जीबी पंत हो, हर जगह के रेसिडेंट डॉक्टर्स आज भी स्ट्राइक पे हैं। आप ये समझिए कि रेसिडेंट डॉक्टर्स की साफ तौर से मांगे कि अगले साल मार्च तक अगर काउंसलिंग नहीं होती है और काउंसलिंग को इस तरह से डिले किया जाएगा तो अगले साल मार्च तक अस्पतालों में केवल 1/3 डॉक्टर्स बचेंगे, जो कि अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से देश में दस्तक दे रहा है, अगर पैंडेमिक की स्थिति बढ़ती है, थर्ड वेव आता है, तो हॉस्पिटल पर लोड काफी ज्यादा पड़ेगा। तो इसे जरूरत है कि नई एडमिशन किए जाए, नई भर्ती की जाए, जो नीट पीजी के एग्जाम हुए उसको लेकर के। और
आज भी रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है वो जारी है। जब तक मिनिस्ट्री की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से मिनिस्ट्री ने क्या रिक्वेस्ट की है, क्या अपील की है, क्या मामले को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि काउंसिलिंग का जो पूरा मैटर है उसमें आरक्षण की प्रक्रिया है 10% की, और ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए काउंसिलिंग भी नहीं हो पा रही है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने रेसिडेंट डॉक्टर्स को आश्वासन दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे मामले को फास्ट ट्रैक करने के लिए। अगर फास्ट ट्रैक हो जाता है, अगर कोई रिटन आश्वासन आज मिलता है रेसिडेंट डॉक्टर्स को, तो शायद स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाए, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक जारी है। सुबह 9:30 बजे से हर अस्पताल में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ओपीडी और इमरजेंसी दरअसल असल मुद्दा यहाँ पर यही है, असल मुद्दा इसे कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स की कमी वो भी तब जब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, मरीजों को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला है सेंसेक्स मीटर का, यानी हम आपको यह बताएंगे कि वो कौन सी खबरें थी जो हमारे सहयोगियों ने आपको बताई, और साथ ही वो खबरें जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। देखिए, आज योगी के गढ़ में रहेंगे पीएम मोदी, मेरठ में अखिलेश और जयंत की एक साथ रैली होगी, जाटलैंड में राहुल गांधी दिल्ली में मिलेंगे संजय राउत से, और पंजाब में केजरीवाल वर्सेस सिद्धू वाली सियासत, और संसद के शीत सत्र में गहमा गहमी के आसार। ये ओल्ड रैंक है जो हमारे सहयोगी ने बताया, और ये है आज की न्यू रैंक। सबसे पहले वही खबर, आज योगी के गढ़ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी दिल्ली में मिलेंगे संजय राउत से। ये बड़ी खबर आज की होगी। मेरठ में अखिलेश और जयंत की रैली, सबकी नजर इस पर भी होगी, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर कि कैसी साथ में तालमेल दिखता है। संसद के शीत सत्र में गहमा गहमी के आसार, और फिर पंजाब में केजरीवाल वर्सेस सिद्धू वाली सियासत। तो ये है आज की न्यू रैंकिंग। और अब वक्त तो चला यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। In association with Muthoot Finance, gold loan is good. माँ, रोहन आज भी स्कूल नहीं आया। वो बार-बार